स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी की किताब। ओके, तो 6 से 12 तक की किताबें मैं पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मैंने स्टार्ट की है क्लास, और अभी मैं क्लास 6 पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। हिस्ट्री में भी क्लास 6 चल रहा है और ज्योग्राफी में भी। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये क्लास 6 का छठा चैप्टर है। ओके, चैप्टर नंबर 6, जियोग्राफी क्लास 6। ओके, तो अगर आप बेसिक जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आपको जियोग्राफी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ज़रूर इस क्लास को आप रेगुलर देखिए। सारी वीडियो सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो स्थल रूप मतलब स्थल से संबंधित कोई रूप है। तो स्थल के रूप में कौन कौन से हमारे पृथ्वी पर चीज़ें मौजूद हैं? स्थल के रूप में पर्वत है, पठार है, मैदान है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारा जो लेसन है, आप देख रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यहाँ पर आपको एक चित्र पहले ही दे दिया गया है। ये क्या है आप लोग बताइए। मेरे ख्याल से ये जलप्रपात है, झरना है। ओके, तो पृथ्वी पर तमाम तरह के स्थल रूप हैं, झरना, नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को अभी डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक चीज़, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची होती है, ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको बेसिकली उसने बताया है कि पहाड़ी किसे कहते हैं। तो पहाड़ी क्या है, देखिए, वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हो, आसपास के अपने भूमि से ऊंची उठी हो, और उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी हो? 600 मीटर। ओके, पहाड़ी अपने आसपास के स्थलीय भाग से ऊंचा होता है और उसकी अधिकतम ऊंचाई 600 मीटर होती है। 600 मीटर तक ऊंचाई रहेगी तो हम उसको पहाड़ी कहेंगे, लेकिन अगर 600 मीटर से ज़्यादा उसकी ऊंचाई हो जाती है तो हम उसको पर्वत कहने लगते हैं। ओके, तो यही आपको पहाड़ी की डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाया गया है। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं, इधर अपना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखा रहा है 6.1 में। ये देखिए, ये सब स्थल रूप हैं, यानी स्थल पर बने जितने भी रूप हैं, पर्वत, पठार, सहायक नदी, मैदान, स्थल संधि, तट, प्रायद्वीप, समुद्र, नदी मुहाना, डेल्टा, झील, पहाड़। ये देखिए पहाड़ी, ये पहाड़ी है, घाटी, पर्वत श्रृंखला, जल संधि, द्वीप। इन सब में से आप सब कुछ तो नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ के नाम सुने होंगे, जैसे नदियों के नाम सुने होंगे, झील, मैदान, पर्वत, पठार, इन सारी चीज़ों के नाम आपने सुने होंगे। तो वही कह रहा है कि आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। नदी को देखा होगा, या कहीं अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कभी कहीं दूसरे क्षेत्र में गए तो पहाड़ों को भी देखा होगा। या मैदान तो आपने देखा ही होगा, मैदान जहाँ हमारे घर बने होते हैं अक्सर। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। ओके, पृथ्वी की सतह एक जगह सभी जगह समान नहीं है, कि मतलब ऐसे जहाँ मैदान ही मैदान सब जगह है, ऐसा नहीं। कहीं मैदान है, कहीं थोड़ा सा उठा हुआ है, कहीं गड्ढा है। ओके, तो वही कह रहा है कि आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह समान नहीं, एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो वही मैंने बताया कि एकदम नहीं है कि हमेशा मैदान ही रहेगा सब जगह, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है एकदम। तो ये ऊबड़ खाबड़ है एक प्रकार से। ओके, जब आप इसको दूर से देखेंगे ऊपर से तो आपको ऊबड़ खाबड़ लगेगा, एकदम प्लेन नहीं दिखेगा। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर
पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ओके, तो ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, इसका जो ये जो जिस पर हम लोग स्थल भाग पर रहते हैं वास्तव में एकदम स्थिर नहीं, हमको लगता है कि ये रुका हुआ है, कोई गति नहीं हो रही, लेकिन वास्तव में जिस मैदान पर हम लोग खड़े हैं इसमें थोड़ी थोड़ी तेज़ी से गति हो रही है, थोड़ी थोड़ी तेज़ी, बहुत तेज़ नहीं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं धीरे धीरे गति हो रही है। ओके, आराम से। तो पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। आप जानते हैं पृथ्वी हमारी स्वयं गतिमान है, तो पृथ्वी के अंदर भी प्लेटें पाई जाती हैं। ये सब आप पढ़ेंगे बड़े क्लास में, आगे आगे जैसा आएगा वैसे मैं बताऊंगा। तो हमारे पृथ्वी पर कुछ प्लेटें हैं, वो लगातार गतिशील रहती हैं, उन्हीं पर पर्वत पठार मैदान सब स्थित हैं, उन्हीं प्लेटों पर। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया, तो दो प्रक्रिया होती है, एक तो बाह्य प्रक्रिया यानी बाह्य शक्ति के कारण, एक आंतरिक शक्ति के कारण। तो आंतरिक शक्ति के कारण क्या होता है कि पर्वत पठार मैदान इन सब का निर्माण होता है। ओके, तो वही कह रहा है कि आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ओके, ये चित्र आप देख ही चुके हैं। फिर यहाँ पर देखिए दूसरी प्रक्रिया बताई है इसने। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन किसे कहते हैं ये यहाँ पर आपको बता दिया इसने। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो पृथ्वी की सतह टूट कर जब घिस जाती है या घिस जाने से टूट जाती है धीरे धीरे, आप देखते हैं कि कभी कभी भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ पूरे गिर जाते हैं। तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती है। जैसे अपना जो अरावली पर्वत है, इसका अपर्दन बहुत ज़्यादा हो गया। अरावली पर्वत जो प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत, तो वो एकदम ख़त्म हो चुका है। मतलब इतना अपर्दन हुआ है कि वो पहाड़ एकदम लगभग मैदान के रूप में हो चुका है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो जो पृथ्वी की सतह है इसका अपर्दन होता है तो ये टूट जाती है, घिस जाती है, और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि इसका फिर से निर्माण होता है मैदान पठार पर्वत का। कैसे होता है ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत पठार मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, मतलब अपर्दन और निक्षेपण ये बनाते भी हैं बिगाड़ते भी। कैसे? नदियाँ जैसे अपर्दन करती हैं, मान लीजिए कहीं पहाड़ से जब नदियाँ निकलती हैं तो पहाड़ों को धीरे धीरे या ऐसे कोई पहाड़ है तो जब नदी यहाँ से कोई नदी निकलेगी तो धीरे धीरे इसको क्या करती रहेगी, काटती रहेगी ऐसे ऐसे। अब ये काटती रहेगी तो ये क्या होगा, एक दिन ये पूरा का पूरा पहाड़ ऐसे आपका कटता चला जाएगा और भूस्खलन हो जाएगा, पूरा का पूरा जो पहाड़ है ढह जाएगा। तो ये अपर्दन होता है। ओके, अब ये नदी द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, जैसे वायु भी कुछ धूल कणों को उड़ा ले जाती है, बर्फ के द्वारा भी होता है, और इन्हीं के द्वारा इनका निर्माण भी किया जाता है। जैसे जब नदियाँ जो हैं ये मिट्टी वगैरह काट कर ले जाती हैं तो ये एक जगह ले जाकर इसको जमा कर देती हैं, फिर डेल्टा का निर्माण करती हैं, गोखुर झील का ऐसे निर्माण करती हैं। ओके, तो इन्हीं सब प्रक्रियाओं के कारण होता है। ये जो दो प्रक्रियाएं हैं अपर्दन और निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है एक जगह ले जाकर उसको इकट्ठा कर देना। अब यहाँ पर पर्वतों की बात अब हम लोग करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा बहुत जो भी दिया होगा हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा तो इसमें क्लास 6 में दिया नहीं रहता है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ओके, प्राकृतिक ऊंचाई मतलब पर्वत को किसी ने बनाया नहीं है कि मिट्टी लगा के ढेर लगा करके हमने पहाड़ बनाया है। ये जो पहाड़ या पर्वत है प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा, आधार चौड़ा होता है। कैसे भाई? पर्वत आपने देखा होगा इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से पर्वत होता है। तो इसका जो शिखर होता है, शिखर मतलब ये ऊपर वाला चोटी, ये आपने देखा होगा कि ये बहुत छोटा सा होता है, और इसका आधार देखिए, आधार मतलब ये वाला, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो वही है, आधार पर्वत का चौड़ा होता है और शिखर छोटा होता है। फिर है
आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ओके, तो आप जब जम्मू कश्मीर कभी जाइए और वहाँ पर वैष्णो देवी जी का जो मंदिर है पहाड़ पर चढ़िए, तो वहाँ जब आप ऊपर चढ़ जाएंगे तो वहाँ बादल आपको नीचे दिखेंगे। तो जो पर्वत है वहाँ के वो बादलों से भी ऊपर है। ओके, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडी जलवायु आपको आपको मिलती जाएगी। मतलब जो जलवायु है ठंडी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जितने हम करीब रहेंगे गर्मी उतने ही ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती है। पहले तो सूर्य से एक्सेप्ट करती है यानी प्राप्त करती है, फिर धीरे धीरे छोड़ती है। तो जब पृथ्वी पर ही रहेंगे, इसके आसपास रहेंगे तो ऊष्मा छोड़ेगी, तो ज़रूर हमें गर्म लगेगी। तो गर्म जलवायु पाई जाती है। जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो इसकी जो ऊष्मा है उसका हमें अनुभव नहीं होगा, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, तो वहाँ ठंडी जलवायु हो जाती है। ये सब समझने वाली बात है, धीरे धीरे इसको समझते रहिए इसे। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उनको हिमानी कहा जाता है। ओके, हिम नदियाँ जिसको कहते हैं। आपने देखा होगा कि हिमालय पर बहुत सारी बर्फ़ जमी रहती है और वहीं से गंगा, यमुना और कई प्रकार की कई नदियाँ वहाँ पर निकलती हैं। तो जो बर्फ़ जमी रहती है पर्वतों पर उसको बोलते हैं हिमानी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। ओके, तो अब बहुत सारे पर्वत ऐसे हैं ना जो समुद्र में ही समाये हुए हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, समुद्रों में हैं। जैसे आप देखते हैं कोई द्वीप, ऐसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको चित्र बनाकर दिखाता हूँ। आपने देखा होगा, ये मान लीजिए ये समुद्र है। ऐसे आप कहते हैं जिसको द्वीप, वो वास्तव में पर्वत ही होता है जिसको आप द्वीप कहते हैं। जैसे ये देखिए, जब कोई पर्वत ऐसे निकला होता है ऐसे, तो ये देखिए समुद्र के अंदर इसकी इसकी जड़ देखिए, ये जड़ देखिए, समुद्र के अंदर है पर्वत। वास्तव में इसकी जड़ कहाँ है? समुद्र के अंदर है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ये पॉइंट निकला हुआ है, इसको आप द्वीप कहेंगे। ओके, और ये वास्तव में है क्या? एक पर्वत ही होता है जो समुद्र के अंदर होता है। ओके, एक पर्वत होता है और समुद्र में डूबा होता है, थोड़ा सा उसका ऊपरी भाग निकला होता है जिसे आप द्वीप कहते हैं। तो द्वीप वास्तव में पर्वत ही होता है। आप यहाँ पर कह रहा है कि पर्वत पर आप ज़्यादा कृषि वगैरह कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जो ज़मीन है ऊबड़ खाबड़ होती है, ढाल होता है, एक समतल ज़मीन नहीं होती, तो पानी रुकेगा नहीं। पानी रुकेगा नहीं तो कृषि होगी कैसी? होता है सीढ़ीदार खेती होती है लेकिन बहुत कम। ओके, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होता है जिसे श्रृंखला फिर आगे देखते हैं, श्रृंखला कहा जाता है। ओके, तो पर्वत क्रम के रूप में होता है। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये पर्वत है, फिर ये है, इसके पीछे है, ऐसे ऐसे पर्वत होता है। ओके, ऐसे ऐसे पर्वत होता है, इसके पीछे भी रहेगा। तो एक श्रृंखला के रूप में होता है, क्रम रहता है। फिर यहाँ पर देखिए, ये वलित पर्वत भूपर पट्टी दिया हुआ है। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? मतलब जो प्लेटें मुड़कर जब पर्वत का निर्माण करती हैं तो उसे वलित कहते हैं, वलित पर्वत। ओके, तो आगे अगर इसमें डिटेल दिया होगा तो हम लोग देखेंगे। वलित पर्वत, जैसे हिमालय क्या है? वलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय की उत्पत्ति मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो ये दोनों प्लेटें टकराती हैं ऐसे, क्योंकि मैंने बताया प्लेटों में गतिशीलता होती है, वो हमेशा गतिशील रहती हैं। तो जब प्लेटें टकराती हैं तो जो मोटी प्लेट होती है वो अंदर धंस जाती है। जैसे हिमालय की उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट जाके टकरा गई। इंडियन प्लेट यानी कि भारतीय प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई, यानी यूरेशियन प्लेट या उसको तिब्बतियन प्लेट भी कह सकते हैं, उसके नीचे घुस गई, तो फिर वही भाग ऊपर हो गया। ओके, और हिमालय की उत्पत्ति हो गई। इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे जब टॉपिक आएगा। फ़िलहाल अभी इतना तो ज़्यादा नहीं है यहाँ कि मैं आपको पूरा समझाऊं। ओके, फिर है बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स, यहाँ देखिए कुछ पर्वतों के नाम दे रहा है।
इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। हिमालय, आल्प्स, एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय कहाँ है? एशिया में। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। और शायद इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया भी है पर्वत पठार के बारे में थोड़ा सा, कि कौन कौन से पर्वत किस किस महाद्वीप में स्थित हैं। और जो एंडीज़ है वो दक्षिणी अमेरिका में है, ऐसे रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। तो इनकी ऊंचाइयां और आकार भिन्न भिन्न है। ओके, ऊंचाई आकार इनके भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पर्वतों के प्रकार दिया हुआ है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, सभी लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए आप यहाँ पर। वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ये 3 प्रकार के पर्वत हैं, वलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय मैंने अभी अभी बताया कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो जो हिमालय और आल्प्स हैं ये वलित पर्वत हैं, यानी मोड़दार पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़, शिखर शंक्वाकार है। शंक्वाकार मैंने बताया ये, सॉरी, इस टाइप का है। ओके, तो सारे पर्वतों के शिखर ऐसे ही होते हैं लगभग। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अरावली पर्वत है राजस्थान में, ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीन पर्वत है। ओके, और मैंने बताया इसका बहुत ज़्यादा अपर्दन हो चुका है, यानी कि ये लगभग समतल हो चुका है। ये देखिए आगे लिखा भी है ये देखिए, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी थी और यहाँ लिखा भी है। तो इतना ज़्यादा इसका अपर्दन हो गया कि पूरा का पूरा पर्वत ही मतलब समतल हो गया, मैदान के रूप में दिखने लगा। उसके बस एक प्रकार से उसकी जड़ें ही पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका के ऑपलेशियन, तो ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले क्लास में, कि ऑपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। ओके, पूर्वी तट पर रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है। तो ये जो ऑपलेशियन और ये जो यूराल पर्वत हैं लगभग इस टाइप के हैं, ऐसे गोलाकार हैं। ओके, इनकी ऊंचाई भी कम है, कह रहा है इनकी ऊंचाई भी कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ओके, जब बहुत बड़ा भाग, कोई प्लेट है, ये बीच से टूट जाता है, मान लीजिए ये कोई प्लेट था, तो ये प्लेटें आधा इधर टूट गया आधा इधर। अब ये जो 2 प्लेटें हैं, ये बीच वाला जो भाग है ये नीचे आ जाता है, ये ऐसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर से भी टूट गया इधर से भी टूट गया। तो ये जो बीच वाला भाग है, ये नीचे आ जाता है, ये वाला, और ये दोनों जो हैं ये पर्वत के रूप में बन जाते हैं। ओके, पर्वत के रूप में कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसा बन जाता है डिजाइन, यानी ये पर्वत बन गया, ये पर्वत, तो इसको बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। ओके, और ऊपर उठे हुए भाग या खंड को, यानी कि इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर उठा हुआ है दोनों, इसको बोलते हैं हॉस्ट या उत्खंड, और जो नीचे धंसा हुआ भाग है इसको द्रोणिका बोलते हैं। ये देखिए जो नीचे धंस जाता है बीच वाला भाग, इसको द्रोणिका बोलते हैं। ग्राबेन भी इसको बोलते हैं, द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर दी हुई है। देखिए जब इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, इसकी क्लास लेंगे, विश्व भूगोल जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे, तब आपको मज़ा आएगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ क्लास 6 में बहुत ज़्यादा दिया नहीं है। तो जब बहुत बड़ा भाग, यानी कि प्लेटें जो होती हैं, जब वो प्लेटें बीच से टूट जाती हैं, यानी कि प्लेटें टूट गई तो उसका बीच का जो भाग होता है वो धंस जाता है, तो धंसे हुए भाग को कहते हैं द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन, और जो उठा हुआ भाग होता है उसको उत्खंड या हॉस्ट बोलते हैं। यूरोप की राइन घाटी, यूरोप की जो राइन घाटी है, ये देखिए यूरोप की राइन घाटी, वॉसजस पर्वत इस पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो यूरोप में एक पर्वत है वॉसजस पर्वत है, वो कुछ इस प्रकार से बना है, 1 मिनट, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, ये वॉसजस पर्वत हो गया, और ये जो बीच में है ये राइन घाटी हो गई।
यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये दोनों उत्खंड भ्रंश हैं, ये द्रोणिका भ्रंश है। ओके, तो ये नीचे वाला भाग धंस गया, बीच वाला देखिए, और ये दोनों ओर के साइड के उठे हैं, तो इसी को बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। ये दो तरफ जो हैं आपके ये वाले, इसी को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। फिर है विश्व के मानचित्र को आप देखिए, एटलस में आपको एक सुझाव दे रहा है, और पर्वतों की स्थिति का पता लगाए, इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाए, मतलब और कौन कौन से भ्रंशोत पर्वत हैं, सारी चीज़ें आप देखिए। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। ओके, तो ये जो है अफ्रीका में एक ज्वालामुखी है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। 1 मिनट, इसको स्पष्ट कर दूं। अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो और जापान में है फ्यूजियामा। ये जो दो पर्वत हैं ये ज्वालामुखीय पर्वत हैं। ओके, क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटन से हुआ। ज्वालामुखी ये मान लीजिए कोई सतह है, अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बना देता हूँ। ये कोई सतह है मान लीजिए, और यहाँ से जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ऐसे ऐसे फूटता है, तो यहाँ ऐसे कुछ राख या मिट्टी इकट्ठा हो जाता है, उड़ा ऊपर गया, ऊपर आके फिर नीचे आया, और यहीं पर एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो वही पर्वत होता है ज्वालामुखी पर्वत। बस ये जानिए कि ज्वालामुखी विस्फोटन से जो पर्वत बनते हैं उनको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर किस किस प्रकार से लाभदायक हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। ओके, पर्वत जल के संग्रहगार कैसे होते हैं भाई? पर्वतों पर जल होता है, किस रूप में? बर्फ के रूप में, हिमानी के रूप में, जैसे हिमालय, सारी नदियाँ वहीं से निकलती हैं। तो वही कह रहा है पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। ओके, मैंने बता ही दिया। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। सारी चीज़ें आप जानते हैं। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों से अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे हिमालय पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, औषधियाँ और जानवर रहते हैं। ओके, वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान होता है। भाई सैलानी होते हैं, कुछ लोग वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, तो इनकम भी होती है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। जाते हैं टूरिस्ट लोग तो देखते हैं प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों पर फ़ोटो खींचेंगे, सेल्फी वगैरह लेंगे। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ये सब खेलों के नाम हैं। ओके, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये पर्वतों पर खेले जाते हैं, बर्फ़ पर। ओके, ये जो जितने भी पर्वत हैं ये अक्सर बर्फ़ पर ही खेले जाते हैं, ये जितने भी खेल हैं। ओके, पर्वतों पर जहाँ पर बर्फ़ होती, फिसलन होती है, आपने देखा होगा मूवी में या कहीं न्यूज़पेपर में देखा होगा, कहीं भी देखिए, आप सर्च करके देखेंगे तो आपको नेट पर मिल जाएगा। ये जो खेल हैं पहाड़ों पर बर्फ़ पर खेले जाते हैं। इस प्रकार आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं, तो पता लगाइए। तो बस आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और आगे से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पठार से हम लोग को शुरुआत करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है, थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये देखिए, ये ज्वालामुखी पर्वत है, और इसका ये मुहाना है, यहीं से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यहाँ पर विस्फोट होता हुआ भी दिखाया गया है। और यहाँ पर आप कुछ गेम्स देख सकते हैं, ये देखिए बर्फ़ पर खेले जाते हैं। ओके, देखिए फिसलन होती है, और यहाँ फिर पठार दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।